नमस्कार दोस्तों। 2 जुलाई आज की तारीख और आज के डे 30 में हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत यूपी के इतिहास को डिस्कस कर रहे थे। तो उसका एक पार्ट हमने डिस्कस किया था, दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यूपी स्पेशल से प्रश्न आते हैं, लेकिन उसको क्योंकि हिस्ट्री में जोड़ लिया जाता है तो ऐसा आपको लगता है। लेकिन अगर यूपी स्पेशल के तहत भी आप उसको तैयार कर लें, पतली सी बुक कोई तैयार कर लें या यहाँ पे हम कर लें, तो वो आसानी से आपका सही हो सकता है। पहला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1920 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आपको बताना है कौन सा सही है। बहुत सरल सा प्रश्न है। सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन था, ये तो बिल्कुल सही है। और एनी बेसेंट ने, ये भी बिल्कुल सही है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन 1920 में नहीं, ये की थी 1898 में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से अलग अलग भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज और साथ में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी। इसको एस्टेब्लिश किया था इन्होंने, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और एनी बेसेंट ने 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किससे संबंधित है? अब देखिए, ये प्रश्न हिस्ट्री में आप चाहे जोड़िए और ये यूपी के इतिहास में आप जोड़िए। कवि वचन सुधा नामक ये जो पत्रिका है, ये किससे रिलेटेड थी? उत्तर आप अपना दीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका और 1872 में हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोनों हरिश्चंद्र की ही थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। इसके माध्यम से आम जनता में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया था। जो लेखक होते हैं और जो अच्छे वाले लेखक होते हैं, अब वो आप वो मस्तराम की कहानियां पढ़ेंगे या आप कुछ दूसरा पढ़ेंगे, तो उन कहानियों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो अच्छे लेखक होते हैं, जो उस समय की स्थितियों को समझते हैं, वो अपनी लेखन की क्षमता के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ ऐसा मैसेज देते हैं, ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिससे कि, जैसे अब उस समय आंदोलन चल रहा था, भारत उस समय गुलाम था इंग्लैंड का। और ऐसी स्थिति में भारत में जब ब्रिटिश शासन था, भारत को आजाद कराने के लिए ये जो लेखक थे, वो कोशिश कर रहे थे अपने लेखन के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को जगाकर। तो भारतीय जो हरिश्चंद्र थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनका भारतीय ये संघर्ष में भी योगदान रहा, स्वतंत्रता संघर्ष में। 1857 के विद्रोह को कानपुर और लखनऊ जिलों में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैंपबेल, जनरल हैवलॉक और विंडम ने कुचलने का प्रयास किया। पहला स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या सही है, आप बताइए। 1857 के विद्रोह का प्रसार पूरे भारत में था। पहला तो सही है, लेकिन पूरे भारत में प्रसार नहीं था। ये कुछ क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद तक स्थानांतरित की गई थी। ये दिल्ली डिवीजन को उस समय, ये वर्ष 1858 की बात है। तो बाद में ये क्यों ये सब किया गया, और ये सारी चीजें जो ये की जा रही थी, इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दूसरी चीज बताने लगा जो मेरे दिमाग में चल रही थी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे क्षेत्र में इसका प्रसार नहीं था, कुछ ही क्षेत्रों तक ये सीमित था। दूसरा ये गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 1858 की बात है। कानपुर और ये लखनऊ जिलों में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैंपबेल, जनरल हैवलॉक और विंडम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था, ये भी सही है। ये तो सही है ही है। और इसमें ये भव्य दरबार में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सत्ता अधिकृत कर वापस ले ली थी। ये क्वेश्चन का ये व्याख्या जो है यहाँ पर कुछ गलत डाल दी गई है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। इसी को मैं देख रहा था, ठीक है। तो चलिए, ये जानकारी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसलिए मैं देख रहा था कि ये कहाँ पर क्या है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। झलकारी बाई जो थी, ये लुक अलाइक ऑफ लक्ष्मीबाई, उनकी तरह दिखती थी। जनरल हीरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक थी, है ना। मोस्ट डेंजरस ऑफ द रिबेल लीडर्स, जो भी विद्रोही नेता थे उनमें सबसे खतरनाक ये थी, ऐसा उसने कहा था। किसने कहा था? हीरोज। ये अलग से भी प्रश्न बन सकता है कि जनरल हीरोज ने कहा था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि सन 1842 में उनका विवाह वाराणसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लक्ष्मीबाई यहाँ पे बॉर्न दिया है कि झांसी में, और मैरिड टू किंग ये दिया है गंगाधर राव, जो कि वाराणसी के, दोनों उल्टा दिया हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी इनमें से सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जन्म इनका वाराणसी में हुआ था, डेट सही दी हुई है। छबीली कह के इनको लोग पुकारते थे, मन उनके बचपन का नाम था। और जो राजा गंगाधर राव थे, इनका पूरा नाम था राजा गंगाधर राव नेवालकर, चार नाम इसमें देखिए हैं ये। और ये झांसी के थे, फिर उनकी ये रानी बनी, उनका फिर स्वर्गवास होता है, फिर ये संभालती हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है?
केंद्र और नेतृत्वकर्ता, कानपुर, फतेहपुर, बरेली, झांसी। तो कानपुर में क्या ये सही दिया हुआ है? कानपुर में ये असुमेलित आपको बताना है, तो कानपुर में ये सही दिया है, नाना साहब और तात्या टोपे, ये बिल्कुल सही है। फतेहपुर में अजीमुल्ला, ये भी सही है। बरेली में लिखा है धनपत राय। बरेली में आपने नाम सुना होगा खान बहादुर खान रुहेला का, उन्होंने ये संभाला था, तो ये गड़बड़ है। बरेली में विद्रोह जो था ये यहाँ धनपत राय ने नहीं, और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी में संभाली थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही अश्वमेलित है। बाकी इसमें सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जब क्रांति हुई तो यहाँ पर बेगम हजरत महल है ना, ये आप पुराने हाईकोर्ट के पास जाएंगे तो बेगम हजरत महल पार्क है लखनऊ में, तो बेगम हजरत महल उन्होंने इसको नेतृत्व को संभाला था लखनऊ में। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी, है ना। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अवध राज्य को हड़प कर उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता भेज दिया, तब उन्होंने बागडोर अपने हाथों में ली बेगम हजरत महल ने, और लखनऊ पर कब्जा कर लिया, है ना। और उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र, उस समय उनका नाबालिग पुत्र था ये ब्रिजेश कादर जो था, वो नाबालिग था, उसको गद्दी पर बिठाया ब्रिजेश कादर को। और फिर उन्होंने क्या किया, वो अपना संभाला पूरा सत्ता, और इन्होंने मतलब लड़ी, ये अंग्रेजों से मुकाबला किया, ये ध्यान रखना है ना। वो माइनर सन था उनका, मतलब वो छोटा था उस समय, ठीक है, जुवेनाइल था। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? कौन सा क्षेत्र था? तो उत्तर प्रदेश का आप ये देख सकते हैं, जो अवध और बुंदेलखंड का क्षेत्र था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अवध और बुंदेलखंड का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसमें उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, जिलों को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही शरीकों और जमादारों ने वहां अपनी सरकारें भी स्थापित कर ली थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति में सिपाहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। दूसरा है 12 मई 1857 को दिल्ली में सैनिक शासन लागू हो गया। पहला तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है 12 मई 1857 को ये सैनिक शासन लागू हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ, ये गलत दिया हुआ है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया था, सैनिक शासन नहीं लागू हुआ था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिलिट्री रूल नहीं, यहाँ पर हुआ ये था, बहादुर शाह द्वितीय को, है ना, मुगल एम्परर थे, उनको एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया था, डिक्लेयर किया गया था 1857 में 12 मई को। तो पहला सही है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, कोई दो राय नहीं है, जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सैनिक विद्रोह मेरठ की घुड़सवार सेना ने किया। अब ये पैदल या घुड़सवार, यही यहाँ पे चेक करना है, ये भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 10 मई 1857 को खुला विद्रोह जो किया था वो मेरठ की घुड़सवार सेना की टुकड़ी थी, और विद्रोह करके कैदखाने में भरे अपने कामरेडों को इन्होंने मुक्त कराया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग अश्वमेलित है? आपको अश्वमेलित युग की पहचान करनी है। इमारत और स्थान दिए हुए हैं, कौन सी इमारत कहां पर है? पहला है कि कलिंजर का किला बांदा, जो कि बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ी अयोध्या, ये भी सही है। रामनगर दुर्ग काल्पी, ये चेक करिए। और काल्पी दुर्ग जालौन, तो काल्पी दुर्ग जालौन बिल्कुल सही है, लेकिन जो रामनगर दुर्ग यहाँ पर दिया हुआ है काल्पी में, ये गलत दिया हुआ है ना। जो रामनगर का किला है वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में एक रामनगर पड़ता है, वहां पर स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सी यहाँ पर दिया है यही गलत है, बाकी सारे यहाँ पे सही है। रामनगर दुर्ग काल्पी ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है, और ये गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, तुलसी घाट के सामने। 1750 में वहां पे नरेश हुआ करते थे बलवंत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ये मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू के पत्थर से निर्मित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और वर्तमान समय में तो बहुत सही कंडीशन में ये नहीं है। संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है ये दुर्ग, इसका संग्रहालय जो है। और आरंभ में ये दुर्ग काशी नरेश का निवास स्थल भी रहा था, रेजिडेंस ऑफ द किंग ऑफ काशी ये हुआ करता था, है ना। ये जो किला है, ये जो फोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में अश्वमेलित है, ये भी बताना है आपको। इमारत और स्थान यहाँ पर भी है, जयचंद का किला कन्नौज, क्या ये सही है? आज जो सफलता का अपना बैच है, सफलता में हिस्ट्री में हम प्राचीन भारत लगभग समाप्त कर चुके हैं रिवीजन के तौर पर, मतलब सारा कुछ उसमें तो पढ़ा ही दे रहे हैं, बस बहुत स्मार्ट स्टडी हो रही है। अब मेडवल भी इसी हफ्ते हम मेडवल भी शुरू करेंगे, और बहुत तेजी से। और जिन सर को वो लेना है पॉलिटी, वो भी कल से परसों से क्लास स्टार्ट कर देंगे, 2-3 दिन में।
तो इस तरीके से पूरा कवर हो जाएगा। तो जयचंद का किला कन्नौज, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। फिरंगी महल लखनऊ, तो फिरंगी महल ये लखनऊ सही है। चुनार का किला दिया है यहाँ पर भदोही, जो कि गलत है। कहाँ है आप सोचिए? तो सुमेलित युग में यही है, चुनार का किला भदोही नहीं, चुनार का किला मिर्जापुर में है, कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा में ये स्थित है। सी ऑप्शन उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उत्तरी दिशा में ये स्थित है और गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। ये उत्तरी दक्षिणी भी कभी कभी जब डीप क्वेश्चन बनता है तो पूछ लिया जाता है। और एक समय ये हिंदू शक्ति का केंद्र हुआ करता था, चुनार का जो किला है। ठीक है, हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज और है, ये विक्रमादित्य का बनवाया हुआ है और भृतृहरि मंदिर भी जिनमें उनकी समाधि है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी यहाँ पर है। और किले में मुगलों के मकबरे भी स्थित है। जब मुगल फेज में आया तो मुगलों का कब्जा उस पर हो गया था। ताजमहल का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अकबर का मकबरा लाहौर में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? नूरजहां ने कराया था, बिल्कुल गलत है। और अकबर का मकबरा लाहौर में क्या स्थित है? अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहां? सिकंदरा पड़ता है आगरा के पास, उत्तर प्रदेश में। यूपी के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला भी गलत, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। और ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने कराया था, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में, 7 अजूबों में ये शामिल है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी थी मुमताज, उनकी याद में इसको बनवाया था। और जो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इसका निर्माण कार्य अकबर ने शुरू कराया था। ये मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। और इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। शुरू तो कराया, बाद में जहांगीर, उसका जो बेटा हुआ, जहांगीर ने इसको पूर्ण कराया। और जहांगीर ने मूल योजना में कई परिवर्तन भी कर दिए, जो उसने सोचा था उससे अलग, है ना। शाहजहां ने उसमें कुछ जो सॉरी जहांगीर ने उसमें कुछ परिवर्तन भी कर दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। बुलंद दरवाजा बिल्कुल सही है। और बुलंद दरवाजा का जो निर्माण इसने करवाया था, वो क्यों करवाया था, ये भी आपको जानना चाहिए। पंचमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित एक महल है। तो पहला तो इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक पंचमहल की बात है, पंचमहल अकबर ने ही बनवाया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बुलंद दरवाजा है, भारत के उत्तर प्रदेश में आगरा शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, देखने लायक है। आप जाइए, इसको देखिए, फतेहपुर सीकरी नामक जो स्थान है वहां पर स्थित है। 1602 में कराया था। बुलंद का मतलब ऊंचा, महान, है ना। और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। आप देखेंगे तो वास्तव में ये बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है। आपको ग्रुप में बताना है, कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि किस विजय के उपलक्ष्य में, कब करवाया था, कुछ ऐसा है इसके साथ कहानी या नहीं है। पंचमहल जो है ये भी अकबर द्वारा निर्मित एक महल है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 4 मंजिले महल की वास्तुकला किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित है पंचमहल की। अगला जो प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की समाधि भी, जहां पर आप अभी घूम रहे हैं इस समय, कहने का मतलब दिल्ली 30 में फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है ना। और 16वीं सदी के आरंभ में निर्मित है, और अभी भी वैसे ही है, सुंदर, अभी भी बढ़िया लगती है, आप जाके उसमें देखिए। और इसका निर्माण जो है, इसको किसने करवाया था? संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि के देने के रूप में अकबर ने बेटा होने की भविष्यवाणी क्योंकि इन्होंने की थी, तो अकबर ने उस अवसर पर इसका निर्माण कराया था। अकबर ने बेटा होने की भविष्यवाणी जब सुना, तो सूफी संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका निर्माण कराया था, क्योंकि अकबर ने उम्मीद छोड़ दी थी, है ना, बहुत लंबे समय तक इसके कोई बच्चा बेटा नहीं हुआ था। तो संत का जो आशीर्वाद था वो सच साबित हुआ, और मतलब अविश्वसनीय था जो इसके साथ हुआ। और अकबर को एक बेटा होता है, तो जब अकबर को बेटा हो जाता है तो ये क्या करता है, टर्म ऑफ शेख सलीम चिश्ती का निर्माण करवाता है। और ये कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है, ठीक है ना, वहीं पर है। और 35 किलोमीटर ये आपका आगरा से पड़ता है। अब कहीं घूम के आप चले जाएंगे तो 42-44 भी पड़ जाएगा, 35 भी। तो ये सब दूरी आपसे कभी नहीं पूछी जाती है, कहने का मतलब लोकेशन आपको बताया जा रहा है। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी मेड आगरा हिज कैपिटल। और दूसरा है, नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा निर्मित कराया था, अकबर के शासनकाल में निर्मित कराया और अकबर के शासनकाल में बनवाया। क्या सही है? पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरे में थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरे में दिक्कत यह है कि एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने तो बनवाया था, लेकिन अकबर के शासनकाल में नहीं, जहांगीर का शासनकाल था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नूरजहां ने जो ये निर्मित कराया था, और ये एतमाउद्दौला इनके पिता थे, ये भी ध्यान रखना है। और अकबर ने इलाहाबाद और आगरा में किले का निर्माण कराया था।
ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी, ये अलग एक फैक्ट है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। सॉरी। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता या सूबा थी, सूबे को एकता कहा जाता था, तो दिल्ली सल्तनत काल में इसका महत्व था, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने फिरोजाबाद का निर्माण कराया था, फिरोजाबाद एक स्थान पड़ता है, ये भी आगरा के पास ही है, आपको मिल जाएगा, आगरा वहां से बहुत दूर नहीं है। तो फिरोजाबाद जो चूड़ियों वाला फिरोजाबाद है, तो आपको बताना है कि फिरोजाबाद का निर्माण चेक करना है कि किसने कराया था। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरे की जहां तक बात है, ये फिरोज शाह तुगलक ने दो नए नगर बसाए थे, एक जौनपुर और दूसरा था फिरोजाबाद, तो ये तुगलक का बसाया हुआ है, ये इल्तुतमिश नहीं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर की, है ना, जिसको जौना खां के नाम पर, और ये जो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक था उसका नाम था जौना खां, उसके नाम पर बसाया था, और एक फिरोजाबाद से है। ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का इक्तादार ही हुआ करता था, ये भी ध्यान रखिएगा। और बदायूं जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूबा या एकता हुआ करती थी। किस शासक ने कन्नौज और प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। किसने आयोजन किया था? तो ये जो आयोजन किया था वो किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। बी ऑप्शन, वन लाइनर प्रश्न है ये, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन ने इसका निर्माण सॉरी आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का। और ये समय कब का है, ये भी ध्यान रखिएगा, 643 ईस्वी की बात है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक त्रिकोणीय संघर्ष चला था। आज ही हमने सफलता में इसको डिस्कस किया है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य ये त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा, और अंत में गुर्जर प्रतिहार अंततः जीते थे। और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से चक्रयुद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हर्षवर्धन कुषाण वंश का योग्य शासक था, क्या ये सही है? कुषाण वंश का था, फैक्ट चेक करिए, क्या ये सही है, कुषाण वंश का था कि नहीं था? और दूसरा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो दूसरा स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल सही है, ह्वेनसांग इसी समय आया था। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने, आपको पता होगा, मैंने आज भी इसको, अब खैर जो लोग उसमें होंगे वही जान पाएंगे, ये हर्षवर्धन किस वंश का था, ये आपसे पूछा जा रहा है, हर्षवर्धन किस वंश का था? तो पहला तो इसका गलत है, हर्षवर्धन कुषाण वंश का नहीं था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, और ये पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक योगी शासक था, पुष्यभूति वंश का। और चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के समय आया, 15 साल तक वो रहा। सीयूकी इसकी रचना है, और अपनी यात्रा जो सीयूकी में उसने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है, भारत का विवरण उसमें दिया है ना, और सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां उस समय की थी, धार्मिक सांस्कृतिक जो अवस्था थी उसके बारे में बताया है। गुप्त काल में मथुरा एवं सारनाथ में सर्वश्रेष्ठ बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और मिहिरकुल और तोरमाड़ कुषाण शासक थे, ये भी आप फैक्ट चेक करिए। इसीलिए जरूरी होता है कि आप एक बार पढ़ें भी कहीं, जरूरी होता है कि रिवीजन करें, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज बहुत करती हैं आपको। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या सही है, चेक करिए आप। तो मिहिरकुल और तोरमार जो थे, ये क्या थे बताइए? ये हूण शासक थे, कुषाण नहीं, हूण शासक थे। तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। तो मिहिरकुल और तोरमाड़ के नेतृत्व में ही उत्तरी पश्चिमी चीन में के श्वेत हूणों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी को नष्ट कर दिया था, है ना। कन्नौज का जो मौखरी वंश था, उसका शासक था ईशान वर्मा, उसने हूणों को फिर हराया और उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया था। इसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने स्वयं किया है, ध्यान रखिएगा। करंट के प्रश्नों को देखते हैं और समाप्त करते हैं डेली 30 को, बस 10 मिनट लगेगा। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट से ही है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिंग से ही इसका संबंध है। ये तो प्रश्न ही बड़ा सरल हो गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिंग न लिखा होता तो हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता, लेकिन अंग्रेजी में सरल होता है, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये पोर्टल, और ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिंग के पैमाने के मद्देनजर विधायी और नीतिगत सुधारों के संबंध में सूचना का स्रोत बनेगा, यानी कि उससे संबंधित सूचनाएं इस पोर्टल पे होंगी। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? करंट अफेयर का काम एक्चुअली दो दो लोग मिलकर करते हैं,
कल भी ये प्रश्न था और आज भी ये रिपीट हो गया है। इंदौर में तैयार किया गया पहला सही है, एशिया का सबसे लंबा है, ये भी सही है, और हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है विश्व का 5वां, ये भी सही है। सब सही है। एक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है कल के हिसाब से, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन कल ये ज्यादा डिटेल में था। ठीक है। और यहाँ पर एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है, और यहाँ पे देखिए इसका ये 11.3, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको मैं अपडेट करूंगा। 11.3 किलोमीटर होना चाहिए, 3 किलोमीटर लंबा यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। इसको कल का पीडीएफ, जो कल का वीडियो तो आज मिल जाएगा, आज का मैं कल दूंगा, क्योंकि ये चेक हो जाता है एक बार तो ठीक रहता है। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल क्या है ये आपको बताना है। तो इंद्रजाल जो है ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस ड्रोन, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये इंद्रजाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा। ये जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास फर्म है ग्रेने रोबोटिक्स, ये हैदराबाद में स्थित है, इसने इंद्रजाल का निर्माण किया है। और ये जो ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद है मानव रहित हवाई वाहनों, युद्धक हथियारों को गिराए जाने और लो रडार क्रॉस सेक्शन जैसे हवाई खतरों का आकलन करने, स्वतः कार्रवाई करते हुए उनको समाप्त करने, मतलब उनसे बचाने का कार्य करेगा। 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो एक्टिविटीज ये होंगी उनके प्रति, ये ध्यान रखिए कि ये इसकी विशेषताएं, ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? तो इसकी जो स्थापना की गई है वो कहां पर की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। यूपीपीसीएस में रेलवे से एक प्रश्न हर बार आता है, जो भी करंट में चर्चा में रहता है। तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जा सकता है। और ये एक्वेरियम अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की अवधारणा पर आधारित अपनी तरीके का पहला जलीय पार्क है, और ये 12 फीट लंबा जलीय साम्राज्य है, असंख्य वनस्पतियों और जीवों के साथ पहला प्लूडेरियम, जिसमें प्लूडेरियम क्या होता है? प्लूडेरियम जो होता है ये विब्रियम, जिसमें स्थलीय और जलीय दोनों तत्व शामिल है। इस तरीके का ये टर्म याद रखिएगा। तो ये है पहला ये डेवलप किया गया है भारत में, और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर ये है। हाल ही में किस व्यक्ति को कुवेम्पू पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? अब एक नया पुरस्कार है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्या नाम है इनका जिनको कुवेम्पू पुरस्कार 2020 दिया जा रहा है, और ये है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया जा रहा है, और ये उड़िया कवि है। और ये जो पुरस्कार है ये मतलब ये उपन्यासकार हैं, कवि हैं, 16 कविता संग्रह इनकी हैं। ये जो पुरस्कार है ये 20वीं सदी के दिवंगत कल्लड़ कवि कुवेम्पु थे, उन्हीं की स्मृति में स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रतिवर्ष भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के साहित्य में महत्वपूर्ण जो योगदान देने वाला लेखक कोई है उसको ये दिया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पुरस्कार ये हो सकता है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने कितने देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है? अभी कल था कि कोविशील्ड वैक्सीन को वहां का जो पासपोर्ट जारी किया जा रहा है कोविड वाला, तो उसमें इसको नहीं शामिल किया गया। तो हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैव अप्रूव्ड द कोविशील्ड वैक्सीन? तो कितने ने कोविशील्ड, यहाँ पे सी लिखिए इसको, ये के ट्रांसलेट कर देता है गूगल। तो कोविशील्ड वैक्सीन किसने किसने कितने देशों ने ये मंजूरी दे दी है, कौन कौन से देश हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं तो संख्या उनकी इंपॉर्टेंट है। तो इन देशों की संख्या कितनी है? 8 देशों ने मंजूरी दे दी। और मैंने आपको बताया था कि कोविशील्ड ने अप्लाई ही नहीं किया था, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने। इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, आइसलैंड, ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा संगठन TOEFL और GRE परीक्षण आयोजित करता है? तो सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि ये है क्या। वो कोविड वाला जो मामला था वो ग्रीन पास उसको बोला जाता है, ग्रीन पास में कोविशील्ड को बाहर किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा संगठन TOEFL और GRE परीक्षण आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ETS यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज है। तो वो ये TOEFL और GRE टेस्ट क्या करता है, इसको कंडक्ट करता है, और एक पहचान पत्र के रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा, ये घोषणा की गई है। ये आधार का मतलब यहाँ पर ये जो है ये अमेरिका बेस्ड एक एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज है, ये TOEFL और GRE सहित कई परीक्षण ये आयोजित करता है, ये एजुकेशनल टेस्टिंग एंड सर्विस जो है ये संस्था। और हाल ही में ये घोषणा की गई है कि आधार कार्ड को
TOEFL और GRE टेस्ट के लिए एक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो आधार कार्ड इसमें वैलिड है, इसलिए चर्चा में आया है, बस केवल मामला ये है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। यकीन नहीं मानेंगे आप, ऐसा इसमें देश आपके सामने ही आने जा रहा है। अगर इसका उत्तर आप जानते हैं तो बताइए। और ये देश है चाइना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चाइना ये देश है। चाइना को अब मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 2016 में श्रीलंका को मुक्त किया गया था, और उसके बाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का ये केवल दूसरा देश है जिसको मुक्त किया गया। वैसे आप सोच रहे होंगे चाइना तो मुक्त होगा पहले से। चीन ने लगातार 4 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामले दर्ज किए हैं। इसी कारण से इसको WHO ने कहा कि ठीक है, अब तुम मुक्त हो, बाकी कोरोना फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो साइबर सुरक्षा सूचकांक है उसके अंतर्गत 10वां रहा है, याद रखिएगा। सुधार हुआ है इसमें, रैंकिंग इसकी सुधरी है, ठीक है। और इसमें चाइना से भी अच्छा स्थान है, पाकिस्तान से भी अच्छा स्थान है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो सूचकांक है ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा, ये IQ का है, उसने अपनी रैंकिंग जारी जो की है, इसमें भारत का स्थान पहले 47 था, उसमें अब ये 10 तक सुधर गया, यानी कि 37 स्थान कम हो गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स दुनिया भर के देशों की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को रैंक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ITU है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो उसकी एक परियोजना है। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में शतरंज इतिहास का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनकर किसने इतिहास रचा है? बहुत ही ये बड़ा इतिहास रचा गया है, बहुत ही ये महान ये बच्चा है, अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा ने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया, और अभिमन्यु मिश्रा ने 12 साल 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 12 साल 4 महीने 25 दिन की आयु में ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। अभी तक का 2002 का ये रिकॉर्ड था सर्गेई कारजाकिन का, तो उन्होंने उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में अभिमन्यु रहते हैं, और अभिमन्यु जो हैं उन्होंने बुडापेस्ट में अपना तीसरा GM मानदंड हासिल किया है। 15 वर्षीय भारतीय GM लियोन ल्यूक मेंडोका को हराकर 9 राउंड ने में 2600 से अधिक प्रदर्शन रेटिंग हासिल की है, जो एक GM मानदंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं याद रखना है, बस इनका नाम याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। UPPCS 8 जुलाई से टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड पर फिर से हम लॉन्च कर रहे हैं नई टेस्ट सीरीज। और 15 जुलाई से RO की GS और हिंदी की अलग अलग टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होंगी, करंट अफेयर सहित बहुत अच्छा रिवीजन होगा, इंग्लिश हिंदी में अलग अलग होंगी, PDF भी अलग अलग दिया जाएगा। जितने लोगों को जरूरत हो वो सब ज्वाइन कर लें, और आप अन्य लोगों को भी ये सूचना शेयर कर दें। कल परसों में डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन, कितने की टेस्ट सीरीज है, कितने टेस्ट होंगे, सब आपको मिल जाएगी। डेट निश्चित हो गई, बैकग्राउंड में काम हो गया है, बस लॉन्च बार करना है। थैंक यू सो मच। और जो आपको PDF मिलेगा उसमें जो एक गलती हुई थी उसको सही कर दिया जाएगा, या हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन भी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, खैर गलती ही सही करेंगे। और आप लोग अच्छे से रहिए, रिवीजन करते रहिए। टेस्ट आपका संडे का होगा, और उसमें जो जून में भी पढ़ा है उसके भी प्रश्न आएंगे। थैंक यू सो मच।